नमस्कार। हिंदी साहित्य की कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी लिखी है प्रतिष्ठित लेखिका वंदना वाजपेयी जी ने, जिनकी संवेदनशील और सशक्त लेखनी मानवीय रिश्तों और जीवन के यथार्थ को बेहद मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करती है। तो चलिए सुनते हैं उनकी हृदय स्पर्शी कहानी पुरस्कार, मेरी आवाज़ में। मैं हूँ सीमा सिंह। सुबह 6:30 बजे का समय। स्नेहा रोज पक्षियों के उठने के साथ उठकर पहले बालकनी में जाकर अपने पति विनोद जी के लिए अखबार लाती है और फिर रसोई में जाकर चाय बनाने लगती है। पति विनोद जी बिस्तर पर टांग पसार कर बैठ जाते हैं और फिर आवाज़ लगाते हैं, नेहू नेहू, जरा मेरा चश्मा तो दे दो। स्नेहा आकर बिस्तर के बगल में रखी मेज से चश्मा उठाकर दे देती है। विनोद जी चश्मा लगाकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, जानती हो नेहू, चश्मे के लिए बुलाना तो बहाना था। मैं तो सुबह सुबह सबसे पहले अपनी लकी चार्म, अपनी नेहू का चेहरा देखना चाहता था। अजी पिछले 25 वर्षों से आदत जो है। स्नेहा मुस्कुराकर अपने श्वेत श्याम बालों को संवारते हुए रसोई में चली जाती है। 55 वर्षीय विनोद जी अखबार पढ़ने लगते हैं और स्नेहा चाय बनाने लगती है। अरे नेहू, सुनती हो, तुम्हारे प्रिय लेखिका कात्यायनी जी को उनकी कृति जीवन पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है। विनोद जी अखबार पढ़ते हुए जोर से चिल्लाकर कहते हैं। खबर सुनते ही स्नेहा के हाथ से चाय का प्याला छूट जाता है। चटाक की आवाज़ के साथ प्याला टूट जाता है। चाय पूरी रसोई में फैल जाती है। आवाज़ सुनकर विनोद जी रसोई में आते हैं। वहाँ अवाक सी खड़ी स्नेहा को देखकर पहले चौंकते हैं, फिर मुस्कुराकर कहते हैं, भाई फैन हो तो हमारी नेहू जैसा। सारा घर तो कात्यायनी जी की कथा संग्रहों उपन्यासों से भरा हुआ है ही। उनके साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात सुनकर दिल कब संभालना भी मुश्किल हो गया है। नेहू, तुम चिंता ना करो, इस बार मैं साहित्य अकादमी के पुरस्कार समारोह में ज़रूर तुम्हारे साथ जाऊंगा। भाई मैं भी तो देखूं हमारी नेहू की कात्यायनी जी लगती कैसी हैं। विनोद जी ने चुटकी ली। अच्छा तुम ऐसा करो, ये साफ़ करके दूसरी चाय बना लो, तब तक मैं मॉर्निंग वॉक करके आता हूँ। कहकर विनोद जी घर के बाहर निकल गए। स्नेहा कप के टुकड़े बीनकर ज़मीन पर फैली चाय के धब्बे मिटाने लगी। आज अचानक उसके सामने उसका अतीत आकर खड़ा हो गया। माँ बाप की चौथी संतान स्नेहा, जिसका बचपन मध्यम वर्गीय था, पर माँ बाप और चारों बहनों का आपसी प्यार अभावों को अंगूठा दिखा खुशी खुशी जीवन को नए आयाम दे रहा था। स्नेहा सबसे छोटी, वाचाल, नटखट, सबकी लाडली थी। देखने में सामान्य पर ज्ञान में बहुत आगे। स्कूल से लेकर कॉलेज तक उसकी पढ़ाई, वाद विवाद, गायन, नाटक, मंचन आदि के चर्चे रहते थे। कुल मिलाकर उसे जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कह सकते हैं। प्रशंसा व वाहवाही लूटना उसकी आदत थी। छोटा सा घर में एक से एक 4 प्रतिभाशाली बहनें। घर की हालत ये कि जाड़ों में जब दीवान से कपड़े बाहर निकालकर अलमारियों में जगह बना लेते तो अलमारियों में रखी लड़कियों की किताबें निकलकर जाड़े भर के लिए बंद करी गई फ्रिज में अपनी जगह बना लेती। सब खुश, बहुत खुश। माता पिता को अपने बच्चों पर गर्व तो बच्चों की आंखों में कल के सपने। अभावों में खुशी बांटना, जैसे माँ ने उन्हें दूध के साथ पिलाया हो। जैसे सूर्य का प्रकाश छिपता नहीं है, वैसे ही इन बहनों की प्रतिभा के किस्से मशहूर हो गए। पिताजी भी कहाँ चूकने वाले थे। इसी प्रतिभा के दम पर उन्होंने 3 लड़कियों की शादी एक से एक अच्छे घर में कर दी। एक बहन शादी के बाद अमेरिका चली गई और 2 कनाडा। रह गई तो बस छुटकी स्नेहा। उसके लिए वर की खोज जोर शोर से जारी थी। तभी अचानक वो दुर्भाग्यपूर्ण दिन भी आ गया, जब स्नेहा के पिता लड़का देखकर घर लौट रहे थे। एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी जान ले ली। जिस घर में डोली सजनी चाहिए थी वहाँ अर्थी सजी। सारा माहौल गमगीन था। माँ का तो रो रो कर बुरा हाल था। उनकी तो दुनिया ही पिताजी तक सीमित थी। अब वो क्या करेंगी। मातम के दिन तो कट गए, पर जिंदगी का सूनापन नहीं गया। माँ मामा पर आश्रित हो गईं। अकेली जवान लड़की को लेकर कैसे रहती। माँ के साथ स्नेहा भी मामा के घर में रहने लगी। उस समय जब उन्हें अपनेपन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, अपने लोगों से मिले तानों और अपमान के दौर को याद करके उसका शरीर आज भी सिहर उठता है। तभी एक और हादसा हुआ। मामा की बेटी तुलसी दीदी का देहांत हो गया। तुलसी दीदी की एक 5 वर्ष की बेटी थी। उसका क्या होगा, ये सोचकर मामा ने उससे 10 वर्ष बड़े विनोद जी से उसकी शादी कर दी।
माँ कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी। वो सर झुकाकर हर फैसला स्वीकार करती गईं। स्नेहा विनोद जी के जीवन में तुलसी दीदी और उनकी 5 वर्षीय बेटी पारुल के जीवन में माँ की जगह भरने मेहंदी लगाकर इस घर में आ गई। धीरे धीरे ही सही, पर पारुल ने उसे अपना लिया। विनोद जी तो उसकी प्रतिभा के बारे में पहले से ही जानते थे, उसे कहीं ना कहीं पसंद भी करते थे। उन्हें एक दूसरे को अपनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। पहला वर्ष नए घर को समझने में लग गया और दूसरा वर्ष स्नेहा और विनोद के पुत्र राहुल के आने की खुशी में पंख लगाकर उड़ गया। परंतु दोनों का विपरीत स्वभाव कहीं ना कहीं अड़चन पैदा कर रहा था। स्नेहा जो हंसमुख, वाचाल और नटखट थी, वहीं विनोद जी अपने नाम के विपरीत बिल्कुल भी विनोद प्रिय नहीं थे। ज़्यादा बातचीत उन्हें पसंद नहीं थी। बड़ा व्यापार था, ज़्यादातर व्यस्त रहते थे। स्नेहा से प्रेम उन्हें जरूर था, लेकिन स्नेहा का हंसना बोलना, बात बात पर खिलखिलाना उन्हें जरा भी पसंद नहीं था। वो अक्सर स्नेहा को टोक देते, कम बोला करो, और स्नेहा तुरंत चुप हो जाती। वो भी पति को नाराज़ नहीं करना चाहती थी। बच्चों की पूरी जिम्मेदारी, स्कूल होमवर्क, पेरेंट टीचर्स मीटिंग सब स्नेहा के ऊपर थी। स्नेहा खुशी खुशी अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त थी। बच्चे बड़े हुए और एक एक कर दोनों का प्रतियोगी परीक्षाओं में चयन हो गया। स्नेहा खुशी से फूली नहीं समा रही थी। सारी कॉलोनी में उसने लड्डू बांटे, पर यहीं से उसके जीवन में एक नया रंग भर गया, खालीपन का रंग। बच्चों के लिए हर समय कुछ ना कुछ करने में व्यस्त रहने वाली स्नेहा अचानक से उनके हॉस्टल चले जाने के बाद से खाली हो गई। विनोद जी स्नेहा से प्रेम तो करते थे, पर उनके पास स्नेहा को देने के लिए वक्त नहीं था। उसका पुराना स्वभाव फिर बांध तोड़ती नदी की भांति बाहर निकलने को बेकरार होने लगा। उसने पति से कई बार उनके व्यवसाय में हाथ बटाने की बात की, पर विनोद जी ने हमेशा मना कर दिया। जब कभी भी विनोद जी से बात करने की बात करती, विनोद जी का यही उत्तर होता, मुझे औरतों की कमाई खाना पसंद नहीं है। अगर औरतें काम ना करें तो बेरोजगारी की समस्या आधी हो जाएगी। किसी घर में 2 लोग कमाने वाले और किसी घर में एक भी कमाने वाला नहीं। मेरे विचार से तो औरतों को घर के बाहर काम करना ही नहीं चाहिए। पहले कितना संतुलित समाज था। औरतें घर का काम करती थीं, पुरुष बाहर कमाते थे। पुरुष घर के मुखिया थे, उन्हीं के हिसाब से घर चलता था। ना हाय हाय, ना चिक चिक, ना किचकिच। पर आज क्योंकि औरतें भी कमाने लगी हैं, उनके मुंह में भी जुबान आ गई है। सारा सामाजिक ढांचा चरमरा गया है। इसीलिए संयुक्त परिवार टूट रहे हैं और अब तो विवाह भी टूट रहे हैं। ऐसा कुतर्क, बोलना नहीं पसंद, हंसना नहीं पसंद, और अब ये रूप। स्नेहा जड़वत खड़ी रह गई, फिर धीरे से बोली, तो आपके हिसाब से औरतों को पढ़ना भी नहीं चाहिए? विनोद जी उसका मुंह देखे बिना फाइल में मुंह गड़ाए गड़ाए बोले, पढ़े, अपने बच्चों को पढ़ाए। फिर थोड़ा रुक कर बोले, बच्चों को पढ़ाना तक तो ठीक है, पर समाज में अपना ज्ञान दिखाने की क्या ज़रूरत है? जैसे एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, वैसे ही एक घर में 2 मुखिया नहीं हो सकते। मेरे विचार से किसी स्त्री का आर्थिक व शैक्षिक रूप से मजबूत हो जाना उसे वो तलवार बना देता है जो परिवार की जड़ ही काट देती है। तो क्या पुरुष रूपी तलवार की धार को स्त्री सहन करती रहे? शादी के इतने वर्ष बाद स्नेहा ने प्रतिप्रश्न किया। विनोद जी ने घूर कर स्नेहा की ओर देखा, फिर तीव्र स्वर में बोले, मैं देख रहा हूँ तुम्हारी जुबान बहुत चलने लगी है। अभी जब तक कुछ करती नहीं हो तो इतने तेवर, जब कुछ करने लगोगी तो आज के बाद मेरे घर में इस विषय में कोई बात नहीं होगी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुमको कुछ भी करने की इजाज़त दे दूँ। मेरी बात मानती हो तो ठीक, वरना अपनी माँ के घर जा सकती हो। कहते कहते विनोद जी घर के बाहर निकल गए। फटाक, तेजी से दरवाज़ा बंद करने की ये आवाज़ बहुत देर तक स्नेहा के कानों में गूंजती रही। स्नेहा जहाँ खड़ी थी वहीं बैठ गई। बहुत देर तक अपना सर घुटनों के बीच छिपाए रोती रही। कहाँ जाए वो? तीनों बहनें अपनी गृहस्थी में मस्त हैं। बूढ़ी बीमार 80 वर्षीय माँ जो खुद आश्रित हैं, उन्हें क्या आश्रय देंगी? और विनोद जी कितनी आसानी से कह गए ये शब्द। क्या उसके वर्षों के त्याग, प्रेम, समर्पण का यही मूल्य उसे मिलेगा? विचार और विचार और विचार। स्नेहा के मन में तर्क वितर्क करते एक के बाद एक अनेक विचार उठने लगे। सागर की तरह एक लहर आती, एक लहर जाती। क्योंकि ऐसा बोल गए विनोद जी, जो पुरुष अपनी बेटी पारुल को शिक्षित कर अपने पैरों पर खड़ा करना चाहता है, उसके मन में अपनी पत्नी के लिए ऐसे भाव, ऐसी कौन सी असुरक्षा की भावना है उनके मन में?
क्या उसकी और विनोद जी की उम्र में जो 10 वर्ष का अंतर है उसकी वजह से वो असुरक्षित महसूस करते हैं, या पुरुषवादी अहंकार उनके मन में अपनी पत्नी को प्रेयसी, दासी, घरेलू आदि उपनामों से आगे जाने ही नहीं देना चाहता? जो भी हो, स्नेहा ने हथियार डाल दिए। उसने विनोद जी को मना लिया। ऊपर से सब कुछ पहले जैसा हो गया, पर स्नेहा का टूटा स्वाभिमान जुड़ नहीं पाया। विनोद जी तो उसे अब भी पूर्ववत प्रेम करते थे, पर स्नेहा, पहले तो स्नेहा को केवल बोरियत की ही शिकायत थी, पर अब तो उसे अपनी शिक्षा, अपनी प्रतिभा, यहाँ तक कि अपना अस्तित्व ही बेमानी लगने लगा। बहुत दिन तक खुद से लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार उसने एक ऐसा निर्णय लिया कि विनोद जी को भी कोई समस्या ना हो और उसे भी अपने ऊपर गर्व हो सके। पति के न चाहते हुए घर से बाहर निकलकर वो कुछ नहीं कर सकती थी, इसीलिए उसने अपने बचपन के शौक लेखन में हाथ आजमाने की सोची। हालांकि वो जानती थी कि पति को उसका लिखना पसंद नहीं आएगा, लोगों की वाहवाही वो सह नहीं पाएंगे, और अगर उसका लेखन सफल हुआ तो उसके पैसों को लेकर भी विवाद उठेगा। विनोद किसी भी हालत में पत्नी की कमाई को घर में नहीं रखना चाहेंगे। यहीं से शुरू हुई स्नेहा की कात्यायनी बनने की कहानी। यह सफ़र भी आसान नहीं था। स्नेहा ने लिखना आरंभ कर दिया। संवेदनशील हृदय और भाषा पर पकड़ उसका साथ दे रहे थे। वो रोज़ 4-5 घंटे लिखती। कुछ लिखा उसे सही लगता, कुछ उसके अनुसार ना होता तो पन्ने फाड़ देती। पति से छुप छुप कर ये सब काम चल रहा था। कभी कभी विनोद जी उसे लिखते हुए देख भी लेते तो सोचते कि अपनी बोरियत दूर करने के लिए लिख रही है। उनके आदेशों का उल्लंघन नहीं हो रहा है तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं थी। अथक परिश्रम के बाद कोई 8 महीने में स्नेहा उर्फ कात्यायनी का पहला उपन्यास मैं स्त्री तैयार हुआ। बहुधा लोग सोचते हैं कि लिखना आसान काम है। स्नेहा भी पहले यही सोचती थी जब वो दूसरों के उपन्यास पढ़ा करती थी, पर जब उसने खुद लिखा तब उसे समझ आया कि पात्रों को गढ़ना, उनके साथ डूबना उतराना, उनके दर्द, उनकी तकलीफ़ को महसूस करना कोई आसान काम नहीं। लिखना जितना मुश्किल है उससे ज़्यादा मुश्किल है उसे प्रकाशित कराना। स्नेहा एक प्रकाशक से दूसरे प्रकाशक के यहाँ चक्कर लगाती रही, हर जगह ना। कोई प्रकाशक नए लेखक की रचना पर पैसा लगाना ही नहीं चाहता था। दुर्भाग्य की बात कि अपने देश भारत में भी अंग्रेजी के उपन्यासों को छापने को सब तैयार मिल जाएंगे, क्योंकि विश्व भर में पाठक मिल जाएंगे, पर हिंदी की रचना। निराश हताश स्नेहा घर आकर फूट फूट कर रोने लगी। क्या करे वो, किसके आगे हाथ फैलाए, किससे विनती करे कि मेरी किताब छपवा दो। स्नेहा की एक सहेली थी जिसको स्नेहा ने अपने इस राज के बारे में बताया था। बड़ी आशा से स्नेहा अपनी सहेली रति के घर गई। रति बड़ी आत्मीयता से उससे मिली, पर रति की बातों से स्नेहा को पता चला कि उसके पति को शेयर मार्केट में बहुत हानि हुई है। रति के घर की ऐसी हालत देखकर स्नेहा समझ गई कि इस समय रति उसकी मदद नहीं कर सकती है, लेकिन रति ने उसे एक राह जरूर दिखाई, तू अपना पैसा खर्च करके छपवा ले। स्नेहा मुस्कुरा कर रति को धन्यवाद देकर वापस आ गई। अपना पैसा? कहाँ है उसके पास अपना पैसा? विनोद के पैसे को वो खर्च नहीं कर सकती, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया तो उसकी शामत आ जाएगी। सारी रात स्नेहा बिस्तर पर लेटे लेटे करवटें बदलती रही। सोचती रही, क्या उसकी इतनी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी? क्या उसका स्वावलंबन का स्वप्न ही रह जाएगा? बगल में विनोद जी आराम से खर्राटे भर रहे थे। उन्हें स्नेहा की मानसिक स्थिति का जरा भी अंदाज़ा नहीं था। कभी कभी जो व्यक्ति हमारे बिल्कुल पास होता है वो वास्तव में हमसे मीलों दूर होता है। दिखाई देने का अपना एक विज्ञान है, पर मन का विज्ञान वो तो सबसे अनूठा है। हर व्यक्ति के मन में एक अलग ही संसार है, दूसरे के मन के संसार से सर्वथा भिन्न। हम खुद ईश्वर की एक सृष्टि और हमारे मन के अंदर एक और सृष्टि। स्नेहा के मन के संसार में उथल पुथल मची हुई थी। रोते रोते तकिया गीला हो गया। तभी अचानक से स्नेहा को उस हार की याद आई जो माँ ने उसे दिया था। दरअसल स्नेहा के पिता ने अपनी जमा पूंजी से बस एक ही हल्का सा हार बनवा पाया था। वो हार माँ के पास ही था। अभी पिछली बार जब वो मायके गई थी तो माँ ने वो हार उसे दे दिया। उसने मना किया, कहा, माँ ये हार तुम्हारा है और तुम्हारे बाद हम चारों बहनों की संपत्ति है, मैं अकेले से कैसे ले लूँ? मैं तो सोच रही थी कि, माँ ने बीच में बात काटते हुए कहा, मुझे भी पता है ये सब की संपत्ति है, पर मैंने इस बारे में बहुत सोच समझ कर निर्णय लिया है।
तेरी तीनों बहनों का कन्यादान तो तेरे पिता ने किया है, उनकी शादी के एल्बम में उनकी फ़ोटो भी है, पर तू, माँ कुछ रुक कर बोली, तू ही अभागी रह गई जिसका कन्यादान वो न कर सके। मैं जानती हूँ पैसे की तेरे पास कोई कमी नहीं है, पर तू इस हार को अपने पिता के वो हाथ समझकर ले ले जो कन्यादान के समय उठता, वो फ़ोटो समझकर ले ले जो तेरी शादी के एल्बम में भी होती, वो खुशी और दुख मिश्रित आंसू समझकर ले ले जो तेरी विदा के समय तेरे पिता की आंखों से छलकते, अपने पिता का आशीर्वाद समझकर ले ले, अपने पिता की निशानी समझकर ले ले। कहते हुए माँ ने उसे ज़ोर से भींच लिया। बहुत देर तक वो माँ के सीने से लग कर बैठी रही। दोनों माँ बेटी की आंखों से गंगा यमुना बह रही थी, और शायद वो अदृश्य सरस्वती भी जो उसके पिता की आत्मा की आंखों से बह रही होगी। इन आंसुओं के संगम में सरस्वती का भी मिलन है, ये न गंगा जान सकी न जमुना। स्नेहा वो हार घर ले आई। तब से जाने कैसा रिश्ता उसका उस हार के साथ जुड़ गया। वो उस हार को अपने पिता का हाथ समझने लगी। जब भी उदास होती उस हार को निकालती, छूती, प्यार से सहलाती, अपने गाल पर लगाती, आँखों पर लगाती और घंटों निहारती रहती। पिता के हाथ, माँ के शब्द उसे अच्छी तरह याद थे। अब उसे ये हार पिता के हाथ ही लगने लगा था जो हर मुसीबत में उसके पास है सहायता करने के लिए। पता नहीं कैसे एक अटूट सा रिश्ता हो गया उसके और उस हार के बीच में। उसने उस हार को कभी पहना नहीं था। उसने सदा उस हार से एहसास किया था उस प्यार का जो उसे जीवन पथ में अकेला छोड़कर आगे बढ़ गया था। अचानक स्नेहा ने करवट ली। छी छी, वो उस हार के बारे में क्यों सोच रही है? नहीं, वो इतना नहीं गिर सकती अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए। हाय राम, ये उसने क्या सोच डाला? स्नेहा हड़बड़ा कर बैठ गई। उसने अपना सर पकड़ लिया। एसी चल रहा था, पर स्नेहा ऐसे पसीना पसीना हो रही थी जैसे किसी ने उसे सहारा रेगिस्तान में खड़ा कर दिया हो। उसकी तेज़ सांसों की आवाज़ सुनकर विनोद जी भी उठ बैठे। क्या हुआ नेहू? विनोद जी ने बड़े प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा। कोई बुरा सपना देख लिया क्या? विनोद जी ने सोचा कि जरूर स्नेहा ने माँ के बारे में कोई बुरा सपना देख लिया होगा। अक्सर ऐसा होता है कि जब हमारे घर में कोई व्यक्ति बीमार होता और दिन भर हम उसकी चिंता करते हैं तो रात भर किसी अनिष्ट की आशंका से बुरे स्वप्न हमारा पीछा करते हैं। विनोद जी ने भी यही सोचा। वो बड़े प्रेम से स्नेहा का हाथ अपने हाथ में लेकर बोले, माँ बिल्कुल ठीक होंगी, हम कल ही चलकर उनसे मिलाएंगे, अभी सो जाओ, अभी आधी रात बाकी है। कहकर विनोद जी सो गए। स्नेहा भी लेट गई। उसने आंखें बंद कर ली, पर मन तो विमान से भी तीव्र गति से चल रहा था। स्नेहा के मन ही मन में अंतर्द्वंद चल रहा था। स्नेहा के अंदर से जैसे दो स्नेहा उत्पन्न हो गई। एक बुद्धि के आधार पर तर्क दे रही थी। उसने इतनी मेहनत से उपन्यास लिखा है, उसके पिता भी तो अपनी बेटी को सफल देखना चाहते होंगे, इसीलिए गरीबी में भी उन्होंने उच्च शिक्षा दिलवाई। जब वो छोटी थी तो उसकी छोटी छोटी जीत पर उसके पिता के चेहरे पर कितनी चमक आ जाती थी। आज जब उसे अपने को सिद्ध करने का अवसर मिला है तो कितने खुश होंगे। वहीं दूसरी स्नेहा रोने लगती, कहती, ये हार नहीं, मेरे पिता के हाथ हैं, उनका आशीर्वाद है। उस अनमोल वस्तु का मोल लेकर मैं अपने सपनों में रंग नहीं भर सकती। बुद्धि और हृदय की जंग लड़ते लड़ते स्नेहा की कब आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। स्नेहा ने बड़ा ही विचित्र सपना देखा। उसने सपने में अपने पिता को देखा जो बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेर रहे थे। पिताजी उससे कह रहे थे, स्नेहा बेटी, मैं जानता हूँ तुम किस उलझन में हो। मैं बचपन से ही तुम्हारी प्रतिभा, तुम्हारे अपने दम पर कुछ करने की इच्छा और अपने स्वाभिमान को जीवित रखने की भावना से परिचित हूँ। मुझे अफसोस है कि विनोद जी तुम्हारी इस इच्छा को नहीं समझ सके, पर मैं तो समझता हूँ। तुम उस निर्जीव हार के लिए दुखी हो रही हो। माता पिता की सबसे बड़ी संपत्ति उनकी संतान की खुशी होती है। अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। उसे मेरी निशानी मत समझना। मेरी निशानी तो तुम हो, जीती जागती। मैं तुमसे दूर कहाँ हूँ। मैं तुम्हारे रक्त में हर समय बह रहा हूँ। जाओ, उस हार को बेचकर मेरी इच्छा पूरी कर दो। मुझे भी अपनी बेटी पर गर्व करने का मौका तो दो। सुबह विनोद जी की आवाज़ पर स्नेहा जागी। आज हमारे नेहू को क्या हो गया? रोज़ तो घड़ी के कांटों के साथ उठ जाती थी। स्नेहा जल्दी से उठ गई। मन काफ़ी हल्का लग रहा था। नाश्ता बनाकर वो हार लेकर सुनार के पास गई। हार बेचकर जो पैसे मिले उन्हें प्रकाशक को अपनी पुस्तक छापने के लिए दे दिए।
और साथ ही साथ प्रकाशक से वादा भी कर लिया कि वो जिस कात्यायनी नाम से लिख रही है उसका पता न किसी पाठक को और न किसी पत्रकार को बताएं। खैर, स्त्री उपन्यास छपकर आ गया। उसकी पहली प्रति स्नेहा ने अपने पिता को समर्पित कर दी। एक प्रति अपने साथ घर ले आई। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अस्पताल से अपना बच्चा घर लेकर आ रही हो। खुशी के मारे पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। खाने की मेज पर उपन्यास रखकर वो कपड़े बदलने चली गई। तभी विनोद जी ने आकर उपन्यास उठा लिया। स्त्री, उन्होंने जोर से नाम पढ़ा। फिर विनोद जी बोले, तुम ये फेमिनिस्ट विचारधारा वाली लेखिकाओं की कहानियाँ मत पढ़ा करो। ज़्यादातर इनकी अपने पतियों से पटती नहीं हैं और दूसरों का घर तोड़वाने के लिए स्त्रीवादिता का झंडा हाथ में लेकर घूमती हैं। अपने उपन्यास पर पहली ऐसी प्रतिक्रिया पर भी स्नेहा को हैरानी नहीं हुई, बल्कि वो शांत स्वर में धीरे से बोली, नहीं कात्यायनी जी स्त्रीवादी नहीं हैं, वो तो बस स्त्री के संघर्ष के बारे में लिखती हैं। आप स्वयं पढ़कर देख लीजिए। ना बाबा ना, तुम्हारे उपन्यास तुम्ही को मुबारक हों। मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है कि मैं हर अरे गहरे को पढ़ता फिरूं। विनोद जी हंसकर बोले। स्नेहा को बात चुभी तो जरूर, पर वो मुस्कुराकर टाल गई। स्नेहा की प्रतिभा कहें, उसकी भाषा पर पकड़ कहें, या पिता का आशीर्वाद कहें, या उसका भाग्य, स्नेहा का पहला उपन्यास हाथों हाथ बिक गया। प्रकाशक खुद मिठाई लेकर उसके घर आया। अगले उपन्यास के लिए अग्रिम चेक भी दे दी। फिर दूसरा, तीसरा और चौथा उपन्यास। कात्यायनी दिन प्रतिदिन प्रसिद्ध होती जा रही थी। शायद ही ऐसा कोई हिंदी प्रेमी हो जिसने कात्यायनी का उपन्यास ना पढ़ा हो। सब ठीक चल रहा था। कात्यायनी अपनी जगह, स्नेहा अपनी जगह। पर अब यह साहित्य अकादमी पुरस्कार, अब वो क्या करे? अगर किसी को कात्यायनी बनाकर भेज देगी और वो पत्रकारों के पहने सवालों का जवाब न दे पाई तो स्नेहा पकड़ी जाएगी, झूठ खुल जाएगा। अब एक को तो रास्ते से हटना ही होगा, कात्यायनी या स्नेहा। कात्यायनी को पाठक इतनी आसानी से भूलेंगे नहीं। प्रकाशक के यहाँ पत्रों के ढेर लग जाएंगे। और स्नेहा, वो भी तो नहीं मरना चाहती, वो भी तो अपने पति विनोद जी से बहुत प्रेम करती है। राहुल, पारुल और ये घर उसे बहुत प्यारा है। केवल अपने अस्तित्व के लिए, अपनी प्रतिभा को समाज में लाने के लिए उसने दो रूप धरे थे, पर अब वो किस रूप का चयन करे और किस रूप को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाए। तकदीर ने उसे दो राहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। फर्श साफ होकर चमकने लगी। फर्श में स्नेहा को अपना अक्स दिखाई देने लगा। उसे देखते ही स्नेहा वर्तमान में लौट आई। क्या इस फर्श की तरह उसका जीवन भी चमक पाएगा? स्नेहा खुद से ही प्रश्न कर रही थी। अरे तुम अभी तक यही साफ कर रही हो? मैं तो चाय के सपने देखते हुए आ रहा था। विनोद जी की आवाज़ पर स्नेहा की तंद्रा टूटी। उसने मुंह ऊपर उठाकर देखा। विनोद जी उसे ही देख रहे थे, पर उसका चेहरा देखकर विनोद जी को कुछ अजीब सा लगा। क्या बात है, हमारी बेगम का मुंह उखड़ा है? अरे कप ही तो टूटा है, नया ले लेंगे। तुम्हारे पति के पास इतनी भी पैसों की कमी नहीं है। विनोद जी उसके मन को हल्का करने की कोशिश कर रहे थे। स्नेहा ने चाय परोसी। दोनों ने साथ साथ चाय पी। स्नेहा चाय के हर घूंट के साथ अपने फैसले को अपनी ही कसौटी पर कस रही थी। चाय खत्म होने तक उसने फैसला ले लिया। वो स्नेहा को नहीं मरने देगी। वो अपने घर को कभी नहीं टूटने देगी। वो कात्यायनी का किस्सा यहीं ख़त्म कर देगी। उसके अंदर जो अपने को सिद्ध करने की कुलबुलाहट थी, बेचैनी थी, वो अब खत्म हो गई है। उसने खुद को सिद्ध कर दिया है। अब वो खुश है। आज ही वो प्रकाशक को फ़ोन करके बता देगी, क्षमा मांग लेगी। कात्यायनी की यात्रा यहीं तक थी। विनोद जी के घर से बाहर जाते ही उसने प्रकाशक को फ़ोन कर दिया। स्नेहा खुश थी। वो काफ़ी हल्का महसूस कर रही थी। उसने सोचा कि चलो आज विनोद जी की पसंद का गाजर का हलवा बनाती हूँ। स्नेहा गाजर छील ही रही थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। टिंग टोंग। स्नेहा ने हाथ धोकर दरवाज़ा खोला। सामने प्रकाशक महोदय खड़े थे। स्नेहा ने उन्हें प्रणाम करके अंदर बैठाया। बातचीत का सिलसिला चालू हो गया। ये आपने इतनी आसानी से सब खत्म कर दिया? आपको उन पाठकों पर जरा भी दया नहीं आई जो आपसे बेहद प्यार करते हैं और आपके हर उपन्यास की दिल खोलकर प्रशंसा करते हैं? वो सब आपको देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, और आप? प्रकाशक ने कहा। माफ़ कीजिएगा, मेरा सफ़र यहीं तक था, स्नेहा बोली। ये क्या कह रही हैं आप? सफ़र यहीं तक था? लोग पूछेंगे, अकादमी वाले पूछेंगे, हम क्या जवाब देंगे?
आप कह दीजिएगा कात्यायनी अपनी अनाम दुनिया में खुश है, उसे न पुरस्कार चाहिए न। प्रकाशक बीच में बात काटते हुए बोला, वाह, आपने कहा और हो गया। लोग हमारे प्रकाशन पर चढ़ बैठेंगे, नारेबाजी होगी, हमारा तो भट्टा बैठ जाएगा। मैं तो सबको आपका परिचय दे दूंगा। पर आपने तो वादा किया था, स्नेहा बोली। वादा किया था, लेकिन मैं उस वादे के नाम पर उन लोगों के पेट पर लात नहीं मार सकता जो मेरे प्रकाशन में काम करते हैं। लोग दबाव डालेंगे, मेरा प्रकाशन बंद हो जाएगा। आप समझती क्यों नहीं? मैंने कहा ना, मैं अब और नहीं लिखूंगी, ये सफ़र यहीं तक ख़त्म। मैं मानता हूँ मेरे प्रकाशन का नाम आपके उपन्यासों की वजह से बढ़ा है। अब जब मेरे प्रकाशन की लेखिका को इतना सम्मान मिल रहा है तो मैं कैसे इस अवसर को जाने दूँ? इस प्रचार के बाद मेरे प्रकाशन की और पुस्तकें भी लोग पढ़ेंगे, नए लेखकों को, मुझे, सबको फ़ायदा होगा। मैं कुछ नहीं जानती, मैं अपने फैसले पर अडिग हूँ, स्नेहा बोली। आपके चाहे जाने या न चाहे जाने पर मैं इस सुनहरे मौके को हाथ से नहीं जाने दूंगा। आपका नाम उजागर कर दूंगा। अगर आप आगे भी नहीं लिखेंगी तो भी इस विवाद से मेरे प्रकाशन का फ़ायदा होगा, खूब नाम उछलेगा। मैं अपना फ़ायदा देखूं या आपकी इच्छा, थोड़ा रुककर, या आपकी मजबूरी? प्रकाशक हाथ जोड़कर चला गया। स्नेहा वहीं सोफे पर पसरी बैठी रही, सोचने लगी अब स्नेहा को ही जाना होगा, ये घर, ये द्वार, विनोद जी सब छोड़कर। उदास मन के साथ स्नेहा उठकर रसोई में चली गई। अरे, आज तुमने दरवाज़ा बंद नहीं किया, कोई आ जाता तो? विनोद जी ने दरवाजे से घुसते ही प्रश्न किया। स्नेहा ने आंखें उठाकर विनोद जी को देखा। ना जाने कितने भाव उसके मन में उमड़ने लगे। आंखें अनायास ही डबडबा गईं। तुम्हारी आंखों में आंसू, क्या हुआ? पूछते हुए विनोद जी ने उसे सीने से लगा दिया। विनोद जी के सीने से लगी स्नेहा की आंखों से आंसू निकलते जा रहे थे। वो सोच रही थी कि विनोद, तुम्हारे दो रूप हैं, एक वो जो अपनी पत्नी स्नेहा से बेहद प्यार करता है, और एक वो जो अपनी पत्नी की कुछ करने की इच्छा, उसके स्वाभिमान की रक्षा और उसकी प्रतिभा का धुर विरोधी है। तुम्हारे इन दो रूपों से सामंजस्य बिठाने की खातिर मुझे भी दो रूप रखने पड़े। काश हम एक ही रूप में होते तो हम एक रह पाते। विनोद ने महसूस किया कि उसकी कमीज गीली हो गई है। उसने स्नेहा को देखकर कहा, नेहू, तुम्हें किसी भी बात की परेशानी हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी समस्या सुलझाऊंगा। स्नेहा उसकी तरफ एक विरक्त से भरी मुस्कान देकर धन्यवाद कहकर चली गई। विनोद जी को उसका यह व्यवहार थोड़ा अजीब लगा, पर उन्होंने कुछ न कहने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कुछ देर बाद अपने आप सब ठीक हो जाएगा। रात में जब विनोद जी सो गए तो स्नेहा धीरे से उठकर अपना बैग पैक करने लगी। अब स्नेहा इस घर से जाएगी और कात्यायनी ही रहेगी। क्या विडंबना है, दो रूपों को जीते जी हम ये भूल जाते हैं कि हमारा असली रूप क्या है। यही हाल इस समय स्नेहा का है। वो अतीत की यादों में खोती जा रही है। वो विनोद जी के साथ बिताए सारे पल समेट लेना चाहती है। अंत में स्नेहा एक चिट्ठी विनोद जी के नाम लिखकर बिस्तर पर रख देती है और घर के बाहर निकल जाती है। स्नेहा उदास मन से बैग लेकर रति के यहाँ पहुँच जाती है। रति पहले तो अचानक उसे देखकर हैरान हो जाती है, फिर अंदर बुलाकर सब बात पूछती है। स्नेहा रति को रोते रोते सब बता देती है। रति उसे आश्वासन देती है कि वो जब तक चाहे वहाँ रह सकती है। इधर सुबह विनोद जी उठते हैं, बिस्तर पर स्नेहा को नहीं देखकर चौंकते हैं, फिर सोचते हैं शायद चाय बना रही होगी, पर रसोई से तो कोई खटपट की आवाज़ नहीं आ रही। नेहू, नेहू, विनोद जी आवाज़ लगाते हैं, पर कोई उत्तर नहीं। थोड़ा सशंकित होकर विनोद जी उठते हैं, इधर उधर देखते हैं, तभी उन्हें बिस्तर पर रखी चिट्ठी दिख जाती है। वो चिट्ठी उठाकर पढ़ने लगते हैं। विनोद जी, मैं आपको आज कुछ बताना चाहती हूँ। मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि खुद आपसे कह सकूं। शुरू से ही मेरे अंदर अपनी बात आपसे कहने की हिम्मत नहीं थी। आज इसलिए पत्र लिखकर आपको बता रही हूँ। विनोद जी, जिस कात्यायनी से आप मिलना चाहते थे, जिसे देखना चाहते थे, और जिस कात्यायनी के उपन्यासों से घर भरा पड़ा है, वो कोई और नहीं, मैं ही हूँ। मैं जानती हूँ ये पढ़कर आपको गहरा धक्का लगा होगा। मैंने ये बात आपसे क्यों छिपाई, इसकी वजह भी आप जानते हैं। आप मुझे अपनी पत्नी के अतिरिक्त और किसी रूप में देखना नहीं चाहते थे। आपसे जब भी मैंने इस बारे में बात की कि मैं अपने दम पर कुछ करना चाहती हूँ, आप हमेशा नाराज़ हो गए। यहाँ तक कि आपने मुझसे घर छोड़कर जाने के लिए भी कहा। मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ,
इसलिए घर को छोड़कर जाने का ख्याल भी नहीं कर सकी। पर मेरे मन में एक भूचाल सा खड़ा हुआ था। पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि मन में बहुत कुछ दबा है जिसका निकलना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं अगर माँ के पेट में उसका बच्चा भी 9 महीने से ऊपर रह जाए तो माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो जाता है। और मैं तो इस विचार रूपी बच्चे को न जाने कब से अपने मन में दबाए रही। जब असह्य वेदना होने लगी, जब मेरी जान पर बन पड़ी, तो मुझे जन्म देना ही पड़ा कात्यायनी को। नाम और पैसा दोनों मुझे नहीं चाहिए था। नाम तो मैं ले ही चुकी थी कात्यायनी का, और उपन्यासों से अर्जित धनराशि मैं अनाथाश्रम में भेज देती थी। मुझे चाहिए था एक सम्मान, दूसरों की नज़रों में नहीं, अपनी नज़र में। समाज तो एक प्रतिष्ठित व्यापारी की पत्नी के रूप में मुझे सम्मान दे रहा था, पर अपनी नज़र में मैं बहुत छोटी होती जा रही थी। अपनी शिक्षा, अपनी प्रतिभा, अपना अस्तित्व सब कुछ बेमानी लगने लगा था। आपसे छुप कर ये सब किया, इसका मुझे अफसोस है। फिर भी इन उपन्यासों को लिखकर और अपने विचारों को बांटकर असीम शांति प्राप्त हुई। मैंने पुरस्कार के लिए मना किया था, पर मुझ पर जनता का और प्रकाशक का दबाव है। मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप मुझे इस रूप में कभी स्वीकार नहीं करेंगे, अतः घर छोड़कर जा रही हूँ। मैं भी 2 रूपों को जीते जीते थक गई हूँ। फिर भी मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद है कि आप अपनी नेहू उर्फ स्नेहा उर्फ कात्यायनी को पुनः अपनाएंगे। आपकी नेहू। पत्र पढ़कर विनोद जी आग बबूला हो गए। क्रोध से उनके हाथ कांपने लगे, सांसें तेज हो गईं। नेहू! गुस्से में चीखते हुए विनोद जी बोले, तेरी इतनी हिम्मत! मुझसे छिप छिप कर कात्यायनी बनकर लिख रही थी। क्या औरत है! इसे पति का प्रेम नहीं, औरों की वाहवाही चाहिए। क्या क्या नहीं किया मैंने इसके लिए, पर इसे दूसरों से सम्मान चाहिए था। एक का प्रेम इसे पूरा नहीं पड़ रहा था। मैं कुछ था ही नहीं इसके लिए। तेजी से चलकर विनोद जी शेल्फ के पास गए और कात्यायनी की सारी किताबें निकाल निकाल कर फेंकनी शुरू कर दी। ये ले तेरा सम्मान। धड़ाक। ये ले तेरी औकात। फटाक। ये ले तेरा सम्मान। पट पट पट। ये ले विचारों की अभिव्यक्ति। भटाक। फिर वही किताबों के ढेर के बीच सर पर हाथ रखकर रोने लगे। क्या किस्मत पाई है मैंने! एक पत्नी ईश्वर के पास चली गई और दूसरी जिसे इतना प्यार दिया वो, छी, थू। जिसे मैंने गले का हार बनाकर रखा वो रास्ते का पत्थर निकली। जिसे ठोकर खाकर खुद किसी इमारत की नींव बनना पसंद है, पर किसी की अंगूठी का हीरा बनना पसंद नहीं। जाओ स्नेहा जी, जाओ। समाज में तुम्हारी बहुत इज्जत है, बहुत चाहने वाले हैं, पर मैं उस स्त्री को अपने दिल में जगह नहीं दे सकता जिसके इतने प्रशंसक हों। स्नेहा जी, मैडम जी, पत्र तो आपने खूब लिखा है, लेखिका हो, लिख ही लोगी। मैं कोई लेखक नहीं, भावनात्मक पत्र लिखना मुझे नहीं आता। मुझे सीधी सीधी बात कहना आता है। मेरे दिल में और मेरे घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। उधर स्नेहा जानती है कि विनोद जी उसे नहीं अपनाएंगे, फिर भी पता नहीं क्यों उसे लग रहा है शायद वो फ़ोन करें। बार बार अपना मोबाइल उठाकर देख लेती है, कहीं कोई मिस्ड कॉल तो नहीं है। कभी बैटरी निकाल कर दोबारा लगाती है, कभी सिम कार्ड निकाल कर दोबारा लगाती है कि कहीं फ़ोन ख़राब तो नहीं हो गया। रति सुबह से उसे ये सब करते हुए देख रही है। अब तो रात का 10 बज गया है। आखिरकार उससे नहीं रहा गया और बोल पड़ी, स्नेहा, तू कब तक विनोद जी के फ़ोन का इंतज़ार करती रहेगी? वो नहीं आने वाला। मैं कहाँ इंतज़ार कर रही हूँ, वो तो चेक कर रही थी कहीं फ़ोन ख़राब तो नहीं हो गया। कभी कभी ख़राब हो जाता है। स्नेहा अवसादपूर्ण हंसी हंसती है। तभी अचानक फ़ोन की घंटी बजती है। स्नेहा तेज़ी से फ़ोन उठाती है। जल्दी फ़ोन उठाने से उसका हाथ सोफे से टकरा जाता है। 2 चूड़ियाँ टूट जाती हैं। हल्का सा खून बहने लगता है हाथ से, पर इससे बेखबर स्नेहा फ़ोन अपने कान पर रखकर हर्ष, शोक, भय मिश्रित आवाज़ से कहती है, हेलो हेलो माँ, आप कहाँ हो माँ? आप ठीक तो हो? ये क्या हो रहा है माँ? राहुल ने चिंतातुर आवाज़ में प्रश्नों की झड़ी लगा दी। मैं ठीक हूँ, मैं रति मौसी के यहाँ हूँ। तुमने इस समय कैसे फ़ोन किया? क्या बात है, तुम ठीक तो हो? उत्तर देते हुए स्नेहा ने खुद एक साथ कई प्रश्न पूछ डाले। माँ, अभी पापा से बात हो रही थी, वो आपके बारे में क्या क्या बता रहे थे, क्या ये सच है? मुझे नहीं पता विनोद जी ने तुम्हें क्या बताया, पर अगर तुम ये जानना चाहते हो कि कात्यायनी कौन है, तो ये सच है कि कात्यायनी मैं ही हूँ। माँ, आप? बेटा, मुझे रूप रखना पड़ा क्योंकि तुम्हारे पापा नहीं चाहते थे कि मैं कुछ लिखूं, कुछ करूं, आगे बढ़ूं। क्यों माँ?
पापा के इतने गंदे विचार, मुझे आज उन्हें पापा कहते हुए शर्म आ रही है। चुप राहुल, मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं करूँगी कि तुम अपने पिता के बारे में कुछ अनाप शनाप बोलो। वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, तुम्हें उनकी इज्जत करनी चाहिए। ये मेरा मामला है। पर माँ, परवर कुछ नहीं। हाँ, पारुल को कुछ मत बताना, वो बेकार परेशान होगी। माँ, मेरी दीदी से इस बारे में बात हो चुकी है। वो भी शायद आपसे बात करे। माँ, आप चिंता मत करिए, मैं आपके साथ हूँ। नौकरी लगते ही मैं आपको अपने साथ ले जाऊँगा। ठीक है, अब रखता हूँ। फ़ोन रखकर स्नेहा सोचने लगी, पति का सहारा छोड़कर बेटे का सहारा मिलेगा। यह सहारा शब्द ही तो उसे तोड़ देता है। और अब तो उसने अपनी कश्ती बीच समुद्र में डाल दी है। जब तक कोई उसे बचाएगा बहुत देर हो जाएगी। उसे खुद ही हाथ पांव मारने हैं। फ़ोन की घंटी फिर बज उठी। अब की फ़ोन पर पारुल है। माँ, मेरी राहुल से बात हुई है। हम दोनों आपके साथ हैं। हम दोनों मिलकर पापा को समझाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी लड़ाई है और मैं खुद ही लड़ूंगी। आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ? पापा गलत हैं? मैं और राहुल? बीच में बात काटते हुए स्नेहा बोली। राहुल नहीं समझेगा, लड़का है ना, पर तुम शायद समझ जाओ। मेरी लड़ाई तुम्हारे पापा से नहीं है। वो एक अच्छे पति हैं, एक अच्छे पिता हैं। वो मुझे और मैं उन्हें बहुत प्यार करते हैं। तो फिर माँ, मेरी लड़ाई उस पुरुष से है जो स्त्री को दोयम दर्जे का समझता है। वो अपनी पत्नी को कमतर देखना चाहता है। उसे अपनी पत्नी से प्रेम करना तो आता है, पर उसके सम्मान, स्वाभिमान व सपनों की रक्षा करना नहीं आता। ओ माँ, यू आर सो ग्रेट, पारुल बोली। नहीं बेटा, मैं महान नहीं हूँ। पहले मैंने कात्यायनी को ख़त्म करने की सोची थी, पर जब बात नहीं बनी तो भी मैं रो धोकर तुम्हारे पिता से माफ़ी मांग सकती थी और ये कह सकती थी कि अब आगे से नहीं लिखूंगी। मैं जानती हूँ उन पर मेरी दलीलें असर नहीं करती, पर शायद मेरे आंसू असर कर जाते। तो फिर आप यहाँ क्यों चली आई माँ? पारुल, मैंने इस विषय में बहुत सोचा। मैं कोई अकेली ऐसी औरत तो नहीं जो दोहरा चरित्र जी रही होगी। मेरी तरह लाखों स्नेहा होंगी जिसने अपने अंदर की कात्यायनी को मार दिया होगा, या फिर कात्यायनी और स्नेहा के बीच पेंडुलम की तरह नाच रही होंगी। थोड़ा रुक कर स्नेहा फिर बोली, मैं जानती हूँ तुम्हारे पापा नहीं समझेंगे, पर अगर एक भी स्नेहा अपना दोहरा मुखौटा उतार पाएगी या एक भी विनोद अपनी पत्नी के सपनों को समझ पाएगा तो ये मेरी जीत होगी। मैं जानती हूँ माँ, इसी स्त्री संघर्ष को ही तो आपने उपन्यासों में स्वर दिया है। हाँ पारुल, जिन चरित्रों को मैंने रचा था आज उन्हें जी रही हूँ। पता नहीं क्यों, पर यह सच है कि आज मेरे अंदर स्त्री चेतना जागृत हो गई है। लगता है ये मेरी अकेले की लड़ाई नहीं है, समस्त स्त्री समाज की लड़ाई है। यहीं से एक नया इतिहास जन्म लेगा। मुझ जैसी हर लेखिका पर स्त्रियों के सपनों, विचारों, संघर्षों के आंदोलन का बीड़ा उठाने का उत्तरदायित्व है। माँ, मैं आपसे सहमत हूँ, कहकर पारुल ने फ़ोन रख दिया। पारुल से तो स्नेहा ने कह दिया, पर उसे कहीं ना कहीं अब भी विनोद जी का इंतज़ार है। पति पत्नी का रिश्ता शायद ईश्वर का बनाया वो अनमोल रिश्ता है जो एक झटके में अलग हो नहीं सकता, और अगर कर दो तो एक कसक, एक टीस सी बनी रहती है। स्नेहा के साथ भी तो यही है। विनोद जी अगर समझ पाते। उसे सपने देखने, पंख लगाने और मुट्ठी भर आकाश मांगने की सज़ा मिल रही है। क्या विनोद जी उसे इतनी आसानी से भूल जाएंगे? स्नेहा खुद से प्रश्न कर रही है। खैर, 2 दिन बाद पुरस्कार वितरण समारोह है। उसे जल्दी से जल्दी अपने को सामान्य करना होगा। अब फैसला लिया है तो ले लिया है। 2 दिन सोचते विचारते कब बीत गए पता ही नहीं चला। स्नेहा पुरस्कार वितरण के लिए तैयार हो रही है। सिंदूर, बिंदी, चूड़ी सब पहन रही है। पति के प्रतीक चिन्ह, पर है क्या वो? एक प्रत्यक्षता। बाहर हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। शायद टैक्सी आ गई है। स्नेहा अपना पर्स उठाकर चल देती है। रति हंसती हुई अपनी सहेली का गाल चूम लेती है। क्या लग रही हो स्नेहा? 45 की हो और 32 से ज़्यादा की तो बिल्कुल नहीं लगती। हाँ मौसी, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। बच्चों ने हाँ में हाँ मिलाई। रति हंसकर बोली, इसीलिए तो शायद विनोद जी तुम्हें डिब्बे में बंद कर लेना चाहते थे। भाई, उनकी भी क्या गलती है। रति ने यह बात कही तो मजाक में थी, पर स्नेहा को तीर की तरह चुभ गई। रति उसके चेहरे के भाव पढ़कर अपनी गलती समझ गई। सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, रति ने स्पष्ट किया। मुझे पता है, पर तू एक अकेली तो है नहीं। अब तो ऐसे विचित्र विचित्र प्रश्नों के उत्तर देने ही पड़ेंगे। अच्छा, चलती हूँ, कहकर स्नेहा टैक्सी में बैठ गई। सफ़र शुरू हो गया, एक नया सफ़र।
कात्यायनी का सफ़र। टैक्सी आगे बढ़ती जा रही है और स्नेहा विचारों में खोती जा रही है। थोड़ी देर के लिए वो कात्यायनी हो जाती है, जिसे वहाँ सम्मान मिलेगा, जो भाषण देगी, जानी मानी शख्सियत बन जाएगी। गर्व से उसकी गर्दन तन जाती है। उसे अपने पिता सामने दिखाई देने लगते हैं, जो खुशी से उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। उनकी आत्मा कितनी संतुष्ट लग रही है। खटाक, गाड़ी का ब्रेक लगा और कात्यायनी स्नेहा बन गई, जिसका घर छूट गया, पति का प्यार, उसका साथ छूट गया। स्नेहा की आंखें डबडबा जाती हैं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, पर इतना कुछ? क्यों ये कसक है? क्यों ये पीड़ा? क्यों मन टूट रहा है? काश विनोद जी उसे समझ पाते। काश विनोद जी इस समय उसके बगल में बैठे होते तो वो शायद दुनिया की सबसे सुखी स्त्री होती। समारोह स्थल आ गया। गाड़ी रुक गई। आयोजनकर्ताओं ने गुलदस्ता देकर उसका स्वागत किया। स्नेहा मंच पर जा रही है। पुरस्कार, दुशाला, सम्मान पात्र, तालियों के गड़गड़ाहट, कैमरे की क्लिक क्लिक। शायद ये कोई और ही दुनिया है, सपनों की दुनिया, अरमानों की दुनिया। स्नेहा पुरस्कार लेकर मंच से उतरती है। पत्रकार उससे बात करना चाहते हैं। वो क्षमा मांगकर कहती है, आज नहीं, आज मुझे अकेला छोड़ दें, मैं कल आप सबसे बात करूंगी। कहकर स्नेहा टैक्सी में बैठ जाती है। थोड़ी दूर पर जाकर पार्क के पास टैक्सी रुकवा कर वहीं उतर जाती है। उसका मन एकांत में रोने का है। ऐसे आंसू उसके मन में भरे हैं जिसमें खुशी व गम दोनों हैं। पार्क में नीचे देखकर चलते हुए किसी से टकरा जाती है। सॉरी कहकर जैसे ही ऊपर देखती है तो देखती ही रह जाती है। सामने विनोद जी खड़े हैं। दोनों थोड़ी देर तक एक दूसरे को देखते ही रहे, स्तब्ध, मौन, निःशब्द। जैसे स्नेहा वापस जाने के लिए मुड़ती है, विनोद जी की आवाज़ पर ठिठक जाती है। विनोद जी कहना शुरू करते हैं, स्नेहा, मैं समारोह स्थल से तुम्हारा पीछा कर रहा था। दरअसल तुम तो अपनी बात पत्र में लिखकर चली आई, पर मैं अपनी बात नहीं कह पाया। आज मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। स्नेहा मुड़कर विनोद जी की तरफ देखने लगती है। विनोद जी कहना शुरू करते हैं, ये सच है स्नेहा, मुझे तुम्हारा काम करना, अपनी अलग पहचान बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब तुम घर छोड़कर गई थी तो तुम्हारी हकीकत जानकर मैं गुस्से और नफ़रत में खौल रहा था। मैं तुम्हारी हर याद को घर से मिटा देना चाहता था। मैंने तुम्हारी चीज़ें तोड़ी, फेंकी। इसी क्रम में जब मैं तुम्हारे उपन्यास फाड़ रहा था तो कुछ पंक्तियों पर मेरी नज़र पड़ गई, जिसमें तुमने लिखा था, जैसे एक बच्चे का अपनी माँ के साथ रिश्ता होता है, जब वो कुछ नया करता है तो दौड़कर सबसे पहले अपनी माँ को दिखाता है। माँ तारीफ़ कर देती है तो बच्चे को लगता है जैसे दुनिया जीत ली। वो बाल मन होता है जो माँ की प्रशंसा से ऊर्जा लेता है। विवाह के बाद ही कुछ ऐसा ही रिश्ता स्त्री का अपने पति से जुड़ जाता है। नया व्यंजन बनाने से लेकर हवाई जहाज़ बनाने तक सबसे पहले वो पति की तरफ देखती है। उसकी प्रशंसा उसके स्वाभिमान को बढ़ा देती है। उसमें शक्ति आ जाती है दुनिया का सामना करने की। वो स्त्री चाहे पत्थर तोड़ने वाली हो या देश की राष्ट्रपति, अपनी हर उपलब्धि पर सबसे पहले अपने पति की तरफ देखती है। सवाल उठता है, क्यों? उत्तर है, सदियों से जो स्त्री सृष्टि का सृजन करती रही है, उसे अपने सपनों के सृजन का अधिकार नहीं है। वो औरत जो सपने देखना चाहती है, हर दिन डरती है कि कहीं मुट्ठी भर आकाश पाने के लिए उसके पैरों के नीचे की ज़मीन न खिसक जाए, उसके आंगन की तुलसी न सूख जाए, उसके द्वार की अल्पना का रंग न उड़ जाए। पता नहीं इन पंक्तियों में क्या जादू था कि मैं तुम्हारे उपन्यास पढ़ता गया, एक के बाद एक, और मुझे तुम्हारे दर्द, तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी तकलीफ़ एक के बाद एक तुम्हारे पात्रों के माध्यम से समझ आने लगी। कितनी गहराई है तुम्हारे अंदर, जिसे मैं कांच की गुड़िया समझता था, उसके अंदर तो पूरा समंदर भरा पड़ा है, जिसे रोक पाना मेरे बस की बात नहीं। तुम सुन रही हो ना? विनोद जी ने प्रश्न किया। स्नेहा ने सर हिलाते हुए उत्तर दिया। विनोद जी ने कहना जारी रखा, मैं गलत था स्नेहा, मैं एक फूल को अपने घर के अंदर कैद कर देना चाहता था। यस, आई वॉज रॉन्ग। मैं सोचता था कि पति पत्नी का रिश्ता तलवार और म्यान की तरह होता है। दरअसल पति पत्नी का रिश्ता जल और मेघ की तरह होता है। दोनों का अलग अलग अस्तित्व भी है और दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं, और इसी में जीवन नदी का सतत प्रवाह भी है। अब मैं तुम्हारे सपनों का भी साथी बनूंगा, हर कदम पर तुम्हारे साथ चलूंगा। मेरे साथ घर चलो, मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। कहते हुए विनोद जी ने स्नेहा के हाथ से पुरस्कार ले लिया और दूसरा हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगे।
स्नेहा को लगने लगा सारा वातावरण सुगंधित हो गया है। विवाह वाले मंत्रोच्चार सुनाई पड़ने लगे। आज जिसने उसका हाथ थामा है वो केवल पति के रूप में उसको प्रेम ही नहीं करेगा बल्कि उसकी भावनाओं को भी समझेगा, उसके सपनों में भी उसका भागीदार बनेगा। मंत्र मुग्ध सी स्नेहा पति का हाथ थामे आगे बढ़ती जा रही है। आज उसे एक ही दिन में 2 पुरस्कार मिल गए हैं। अभी आप सुन रहे थे वंदना वाजपेयी जी की लिखी हुई कहानी पुरस्कार। आशा है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा अपने साहित्य प्रेमी मित्रों के साथ। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।